हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि डाटा को यानी कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिकली तरीके से ऑर्गेनाइज करना या फिर अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से करना कि हम चीज़ों को या फिर डाटा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, है ना, और उसका आगे जाके बहुत अच्छे से वो उसको हम उसका कोरिलेशन कर सके, उसके इंडेक्स नंबर निकाल सके, उसका परसेंटेज वगैरह, उसका पाई डायग्राम बना सके। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब कि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, किसी भी डाटा को, रो डाटा को, ताकि डाटा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आगे अगर उसके ऊपर कोई भी हम स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाए। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर एक चीज होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं सीक्वेंसेस में, सीक्वेंस पर सीक्वेंस, पहले ये पहले ये पहले ये, इस तरीके से डाटा को अरेंज करते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे मान लो कुछ सेट ऑफ डाटा एक ग्रुप में आ गया क्योंकि उनका बिहेवियर सेम है या फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। कुछ सेट ऑफ डाटा एक उसमें आ गया, एक ग्रुप में आ गया क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। जैसे मान लो एक अलमारी है, ठीक है, अलमारी मैंने यहाँ पर बना दी, उसके अंदर 4 ड्रॉर है, 1 2 3 4। ठीक है, पहले ड्रॉर में आपने अपना रख दिया मेकअप का सामान, ठीक है, दूसरे ड्रॉर में आपने रख दिया अपने कपड़े, क्लोथ्स, ठीक है, लास्ट वाले ड्रॉर में आपने रख दिए जूते, चप्पल, सैंडल, ठीक है, और उसके बाद इस वाले ड्रॉर में आपने रख दिए कुछ पैसे जो अपने गुल्लक में जोड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो अपने डाटा को, या फिर आप, ये तो मैंने बस एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दिया है। जब आप अपने डाटा को सीक्वेंसेस में क्लासिफाई कर देते हो या फिर सेटअप कर देते हो उनके कॉमन इंटरेस्ट में, ये जो ड्रॉर था आपका, ये सिर्फ कपड़ों का था क्योंकि सारे कपड़े जो है वो क्लोथ्स ही हैं, है ना, उनका सेम कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने एक ड्रॉर में रख दिया। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। एक एग्जांपल आपका बुक शेल्फ का भी है, ऊपर आपने हिंदी की बुक रख दी, यहाँ पर आपने इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर एसएससी और एक कंप्यूटर की भी, इस तरीके से। अब क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, होमोजीनियस, की सेम ग्रुप ऑफ डाटा होना चाहिए जिसका सेम कैरेक्टरिस्टिक है, तब वो एक शेल्फ में रखा जाएगा। सूटेबल है, क्लैरिटी दिखाता है, फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर हम और भी चीजें कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी है, उसकी सब कैटेगरीज भी बन जाती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। आप टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लो। देखो, रॉ डाटा को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा डाटा जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है और वो भी टाइम से रिलेटेड, जैसे कि ईयर, क्वार्टर, मंथ और वीक, तब जाके वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा। मतलब टाइम से रिलेटेड जो भी चीज आएंगी वो आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ज्योग्राफिकल या फिर स्पैटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसमें डाटा जो वो क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। की रोहिणी लगा लेते हैं हम, रोहिणी में कितने सारे डिवीजन है, रोहिणी ईस्ट है, रोहिणी वेस्ट है, ठीक है, और ऐसे ही हमारी कंट्रीज में देख लो कि कंट्री में भी कितनी सब कैटेगरी है, जैसे कि इंडिया है, यूरोप है, इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, हाँ, इंडिया, यूरोप वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, इस तरीके से आपका डाटा अगर क्लासीफाई हो तो वो जोग्राफिकल या फिर स्पैटियल क्लासिफिकेशन होगा जिसमें लोकेशंस आ जाएंगी। उसके बाद आपका आएगा क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें आपका डाटा जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्लासिफाई होगा, जैसे कि आपका जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लिटरेसी, इस तरीके से। उसके बाद आपका आएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें जो आपका डाटा है वो, जिसको आप काउंट कर सकते हो उस डाटा को, जैसे कि आपका हाइट है, एज है, वेट, इनकम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये सब आप गिन सकते हो। और ऐसे डाटा को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। पांचवा है आपका कंडीशनल क्लासिफिकेशन। जब आपका डाटा किसी कंडीशन के हिसाब से क्लासिफाई होता है, फिर ग्रुप होता है, उसको हम कंडीशनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अ मैस ऑफ डाटा इन इट्स ओरिजिन फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। एक बहुत सारा डाटा, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो हम उसको रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ डाटा। उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा होता, वो डाटा बिखरा हुआ होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जिनको आती है वो जब उस डाटा को क्लासीफाई करते हैं तब वो ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है ना।
अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपने अपने मैथ्स वगैरह में पढ़ के आए हो, एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब इन वेरिएबल को आप मेजर कर सकते हो और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। और वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो इंक्रीज होते रहते हैं और ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, एकदम कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इसमें कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होती। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कंप्लीट वैल्यू होगी, जैसे कि 2 4 10 15 20, इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। उसके बाद कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वाले वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर कोई इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर्स वाली, जैसे कि प्लस माइनस में या फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द सैलरी, वेजेस जो होती है वो ऐसे भी हो सकती हैं, जैसे कि 11,50,000.50, इस तरीके से भी हो सकती है। मतलब इसमें डेसिमल्स आ सकते हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं और इंटीजर्स वाली वैल्यू भी आ सकती है, ये होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, हाइट इन इंचेस, ठीक है। हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो हाइट इंचेस में दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है और हाइट है, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके वेरिएबल, क्या कहलाएंगे वेरिएबल। अब वेरिएबल मैंने आपको ऊपर बताया था, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसको आप मेजर करते रहे, जिसको आप मेजर कर सकते हो, मतलब ये मैथ की या फिर न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब आप ये देखो, ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो वेरिएबल कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिनको आप मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये हाइट कैसे दे रखी है, 56 58 58 60 60 62, तो ये क्या हो गया आपको, ये क्लासेस होंगी, ठीक है। ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पर वही बता रखा है कि ये जो 12 16 15 ये देख रहे हो, ये तो आपकी फ्रिक्वेंसीज हो गई, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसीज हो गई। और इन फ्रिक्वेंसीज का, इन पांचों फ्रिक्वेंसीज का आप टोटल करोगे तो 57 आएगा, तो 57 आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी हो गई। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करोगे, तो यहाँ पर जैसे पहली क्लास ले लो आप 56 और 58, तो 56 में जो आपकी ये 56 है ना, ये क्या होगी आपकी लोअर लिमिट यानी कि LL, और जो 58 है वो होगी आपकी अपर लिमिट यानी कि UL, ठीक है। सो 56 इज लोअर लिमिट, 58 इज अपर लिमिट। ये ध्यान से सुन लेना क्योंकि आपका 4th चैप्टर यानी कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें बहुत काम आने वाला है। अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता चल गई क्लास में से, तो आपको उसका मिड पॉइंट आराम से निकाल पाओगे। मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। यानी कि ये देखो, जैसे मैंने ये वाली क्लास इंटरवल क्लास ले लिया 62 और 64, तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं ऐड कर दूंगी, डिवाइड बाई 2 करके मेरा 63 जो है वो मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल मतलब होता है कि एक क्लास के बीच में कितना गैप है। यानी कि ये देखो, मैंने क्लास ले ली 56 और 58 वाली, उसमें लोअर अपर लिमिट में से मैंने लोअर लिमिट को माइनस कर दिया, यानी कि 58 में से मैंने 56 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, तो मेरा क्लास इंटरवल कितना निकल गया 2, ठीक है। अब आप ये देखो, इन सभी के बीच में, ये सभी में इक्वल क्लास इंटरवल है, सभी के बीच में 2-2 का गैप है, ठीक है, तो ये आपका है क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको ये ऊपर सिखाया है पूरा, एक एक चीज की, वेरिएबल क्या होता है, क्लास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे है जिसमें हम रॉ डाटा को, यानी कि जिसका कोई सोर्स नहीं होता या फिर जो बिखरा बिखरा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई मतलब कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इन ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, मतलब उसको हम गिन सकते हैं। इट शोज हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, ये दिखाता है कि वेरिएबल जैसे कि हाइट है या फिर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कि एक वेरिएबल है, उसकी कितनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। जैसे हाइट भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की हो सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और वो अलग अलग क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है।
इस तरीके से विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब ये देखो मैंने आपको मिड पॉइंट वगैरह सिखा दिया कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास विड्थ आप कैसे निकालोगे, मतलब क्लास विड्थ बोलो या फिर क्लास इंटरवल बोलो, एक ही बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्लास लिमिट क्या होती है। अब यहाँ पर देखो क्लास लिमिट का फंडा देख लेते हैं हम। क्लास लिमिट, इस क्लासेस के दो एंड होते हैं, जैसे कि ये क्लास लिया हमने 56 और 58, इसके दो एंड है। पहला जो है छोटे वाला उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और बड़े वाला यानी कि हाईएस्ट वैल्यू वाला आपका अपर लिमिट होता है। अब एक इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिव मेथड, और एक होता है इसमें इंक्लूसिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से याद कर लेना या फिर ध्यान से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि चौथे चैप्टर में यही सब है, ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जिसमें जो आपकी पहली क्लास की अपर लिमिट होती है वो ही अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, ठीक है। सो द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी कि ये, और इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, यानी कि जैसे ये देखो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 10 है तो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट भी 10 है, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। और इंक्लूसिव मेथड में ऐसा नहीं होता है, जो अपर लिमिट होती है पहली क्लास की और जो नेक्स्ट वाली की सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट होती है, वो दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। सो इसमें जैसे 0 to 9 में जो 9 है वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर 0 to 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 इस वाली में इंक्लूड होगा, तो ये फर्क हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और इसके अंदर हमें करना है डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएट और बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यूनिवेरिएट और बायवेरिएट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यूनिवेरिएट में क्या होता है, जब डाटा जो वो सिंगल वेरिएबल में क्लासिफाई होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो जो मैंने ऊपर आपको ये वाला करवाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डाटा जो है वो दो वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट था, एक हाइट में और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायवेरिएट, जिसमें आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल, और यूनिवेरिएट में सिंगल वेरिएबल। ये वन वे फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसका दूसरा नाम, और ये टू वे फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है हाइट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर दिया है हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई सीरीज या फिर सीरिएशन क्या होता है। सीरीज या फिर सीरिएशन एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, किसका, डेटा का या फिर आइटम्स का, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, कि अगर हम एक चीज को सीक्वेंस में लगा रहे हैं तो किसी लॉजिक के साथ लगा रहे हैं कि ये वाला पहला आएगा तो क्यों आएगा, बीच में ये आएगा तो क्यों आएगा, लास्ट में वो वाला आइटम आएगा तो क्यों आएगा। लॉजिकल तरीके से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं आइटम्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे कि 4, 8, 12, 16 और 20 एक सीक्वेंस में लगाया गया है। अब ये 4 पहले क्या है, क्यों आया, और 20 बाद में लास्ट में क्यों आया, और 12 बीच में क्यों आया, क्योंकि इन सब के बीच में 4-4 का गैप है, और 4-4 के गैप के बाद क्या क्या आता जाएगा, वो एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ सीरीज देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज के भी दो पार्ट हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, ये याद रख लो, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इनके नाम में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। कंटिन्यूअस को फिर भी आप पढ़ लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और डिस्क्रीट को आप फ्रीक्वेंसी अरे भी कहते हो। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। और ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर के हिसाब से 3 सीरीज होती है। टाइम सीरीज जिसके अंदर ईयर, मंथ, वीक, डे आता है, स्पैटियल सीरीज जिसके अंदर कंट्री, सिटी, टाउन, विलेज, कॉलोनी आता है, और कंडीशन सीरीज में हाइट, एज, वेट, इनकम आता है, ठीक है। अब हम इन सब का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इनकी तो हमने देख ही ली, अब इन दोनों की अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज क्या कौन सी होती है, जिसमें आइटम को हम सिंगल तरीके से लिस्ट करते हैं, ठीक है। और डाटा जो है अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसको हम अरे कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा, मतलब वर्कर्स का सीरियल नंबर दे रखा, और उनकी वेजेस क्या है। जैसे वर्कर नंबर 1 की वेज 25 है, वर्कर नंबर 2 की वेज 50 है। तो यहाँ पर आइटम को सिंगल तरीके से लिस्ट किया गया है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वो कौन सी होती है, ये देखो ये जो है वो कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल के बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज का पार्ट ए डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज जो है
जिसको आप फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हो। आप यहाँ पर आपने पहले डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा था तो उसका ही देखो, इसके अंदर कंप्लीट नंबर्स आते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट और फाइनाइट नंबर्स आते हैं, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखो साइज ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं, मतलब कि यहाँ पर देखो आप फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं आ सकती, ये कंप्लीट नंबर्स हैं, ओके। अब यहाँ पर एक और आता है कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर आइटम को हम एग्जैक्ट तरीके से मेजर नहीं कर सकते, इसके अंदर आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, डेसिमल आ जाते हैं, जैसे कि वेट आपका 54.5 हो सकता है ना, 55.9 भी हो सकता है ना, तो ये डेसिमल में आ गया और डेसिमल में है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शंस में भी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इनकम भी है, तो ये होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखो कंटिन्यूस सीरीज में आपके क्लास इंटरवल भी होते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल जैसे कि आप मार्क्स में देख लो, ये आपके मार्क्स में क्लास इंटरवल आ गए, क्लासेस आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस सीरीज होता है, ओके। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकते हैं वो देख लो। न्यूमेरिकल नंबर 1, ये जितने मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको ये काफी है, ओके। इन्हीं को आप करके चले जाओगे तो ये मोर देन इनफ है। थोड़े बहुत इससे अलग करना चाहो तो आप अपनी प्रेस्क्राइब्ड बुक से और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, 25 स्टूडेंट हैं क्लास 11th की, उनकी एज दे रखी है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तो आपने सबसे पहले एज लिख दी कि एज यहाँ पर मुझे 15, 16, 17, 18 और 19 दिख रही है, तो आपने वो लिख दी। अब 15 साल के कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे, तो 7 बच्चों का टेली बार बना दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 7। तो ये बना के और नीचे यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी कर देना 25, दैट्स इट, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर मोर एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें आपको मार्क्स गिवन है और स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये याद कर लेना। फोर्थ वाले चैप्टर में ये सब आएगा कि मोर देन और लेस देन बनाना है आपको, ठीक है, ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेस देन फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, यहाँ पर आप देखो अगर आपको लेस देन बनानी है तो आपको लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखना है, ठीक है। अब लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिखोगे, 10 से कम नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 2, 20 से कम नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 5 + 2, ठीक है। 30 से कम नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 10 + 5 + 2, उसके बाद 40 से कम 12 + 10 + 5 + 2, फिर 50 से कम 17 और यहाँ तक एडिशन, और 60 से कम कितने हैं, 4 से लेकर 2 तक ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया और लेस देन भी आ गया, ओके। अब मोर देन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, मोर देन 10, ओके, इस तरीके से, और मोर देन 0। अब यहाँ पर मोर देन 50 कैसे निकालोगे आप, मोर देन 50 तो आपके 4 है। मोर देन 40 कैसे निकालोगे, 17 + 4। मोर देन 30 कैसे निकालोगे, 17 + 7 12 + 17 + 4। फिर मोर देन 20 इन सबको ऐड, मोर देन 10 इन सबको ऐड, मोर देन 0 इन सबको ऐड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये मोर देन है और लेस देन है, सिंपल सा फंडा है। और इसी के साथ साथ हमारे जो चैप्टर है वो भी फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।